हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ भूमंडलीकरण विश्व का बनना, चैप्टर 3 हिस्ट्री का, क्लास 10th। इसके बाद हमने सारा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, केवल ये लास्ट चैप्टर है। सो कोई भी सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी वीडियो देखनी हो जाकर देख सकते हो। सो सबसे पहले भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में हर चीज़ का फैलाव। वैश्वीकरण जानते ही होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है। वैश्वीकरण सेम भूमंडलीकरण है। उसमें विश्व दिए देता है, इसमें भू यानी कि भूमि, जिससे कि मतलब विश्व का ही है। सो एक देश से दूसरे देश में किस किस का फैलाव हो सकता है? व्यापार का, विचार का, सामानों का, कोई नई खोज हुई है किसी देश में उसका, और क्या हो सकता है? निवेश का, एक देश के लोग दूसरे देश में निवेश कर सकते हैं। प्रवास, सामानों का, चीज़ों का, कुछ खाद्य वस्तुओं का। सो इन सब चीज़ों का फैलाव, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अब शुरू से ही होता रहा है। कौन कौन करते थे शुरू में? स्टार्टिंग किस लोगों ने की? तो सबसे पहले यात्री। उस टाइम पे यात्रा करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था, क्योंकि उस टाइम सुविधाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी यात्री जिन्हें एडवेंचरस लाइफ चाहिए थी, या कुछ लोग अपने शौक़ से या अवसर हेतु, जैसे कि अकबर के टाइम पे बहुत सारे लोग अवसर ढूंढने भारत आते थे। साधु संत, अब इससे केवल साधु संत यानी कि हिंदुइज्म वाले नहीं, कुछ बौद्ध धर्म के लोग प्रचार करने आते थे, तो अपना अपना प्रचार करने साधु संत इधर उधर जाया करते थे, ज्ञान के लिए, अवसर के लिए। अब ये सारी चीज़ें तो होती थी, लेकिन इसमें कई बार अभी हम देखेंगे बीमारियां भी फैल जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह बीमारियां भी ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में मेन जो टॉपिक हैं वो 4 हैं, जिनमें से ये पहला टॉपिक है, और इसमें भी 3 मेन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आधुनिक युग से पहले, यानी कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में होते थे वो रेशम मार्ग होते थे, जिसे हम सिल्क रूट भी बोलते हैं। कई बार हिंदी में भी आ जाता है सिल्क रूट। तो रेशम मार्ग ये 15वीं शताब्दी तक मेन यूज़ होता था। उसके बाद और भी चीज़ें विकसित हो गई, इस वजह से इनकी वैल्यू कम हो गई। और ऐसा नहीं है केवल एक रेशम मार्ग था, हम अपने पास का पढ़ने वाले हैं, बट बहुत सारे ऐसे ही रेशम मार्ग पूरे दुनिया में फैले हुए थे। कौन सा है हमें जो पढ़ना है? इस मार्ग से चीनी रेशम और चीनी पॉटरी दोनों ही ले जाई जाती थी। कहाँ पे ले जाई जाती थी? तो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था मेन जो, और जो मेन लेके जाई जाती थी वो यूरोप में लेके जाई जाती थी। और इसी से भारत का व्यापार काफ़ी ज़्यादा चलता था। जो भारतीय मसाले जाते थे और सारे सामान जाते थे, कपड़े जाते थे, वो इसी भाग से जाते थे। इसमें मेन 3-4 चीज़ों का आना जाना होता था। पहली तो हमने पढ़ ली चीनी रेशम और पॉटरी। दूसरा है, जब यूरोप लेके जाते थे इन सामानों को, तो वापस भी कुछ लेके आते ही थे। तो क्या चीज़ें थी वो? सोना चांदी जैसी अमूल्य वस्तुएं भारत में इसी रास्ते से आती थी। भारत या चीन कह सकते हैं, ये सबको लेकर, कुछ एशिया के कुछ पार्ट्स को लेकर रेशम मार्ग होता था। और तीसरी चीज़ें जो मसाले और कपड़े होते थे, या फिर कई बार तीसरी चीज़ों में कुछ अलग भी बताया जा सकता है। सो मेन ये था रेशम मार्ग। आई होप समझ में आ गया हो। अब सेकंड चीज़ है जो कि ये जो हम खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं आज के टाइम में, हमें बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें लगता है हमारे इंडिया ही के हैं, बट वो भी बाहर से आए थे। इनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो हम सोच नहीं सकते कि बाहर से आई होगी, जैसे कि आलू। आज के टाइम में आलू इंडिया में और काफ़ी सारे देशों की बहुत मेन जीविका है, और आज के टाइम में नहीं, काफ़ी पहले से ये जीविका का हिस्सा बनते आया है लोगों के। आलू, मूंगफली, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जो बाहर से आई होंगी। मिर्च बाहर से आया था, सोया एंड टमाटर भी बाहर से ही आया। शकरकंद, जिसे शकरकंदी भी बोलते हैं,
मक्का भी बाहर से आया। ये कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हो बिकॉज MCQ में आ जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ यूरोप से एशिया में आए। अब एक ऐसा भी है जो जिसे हम जानते हैं कि बाहर से आया है, जिसे पास्ता है, नूडल्स है, ये सारी चीज़ें बाहर से आई। ये अरब यात्रियों द्वारा लाई गई थी। और कब लाई गई थी? तो बहुत पहले लाई गई थी, 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में सिसिली पहुंचा था ये, जो अब इटली का ही एक टापू है। सबसे पहले सिसिली इटली में पहुंचा था ये, और वहाँ से ये स्प्रेड होते होते इसका इंडिया में और हर जगह चलन हो गया। तो अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो ये हमें पता चल गया यूरोप से आई थी एशिया में। लेकिन कैसे? तो जब क्रिस्टोफर, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, क्रिस्टोफर कोलंबस जब गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गए जिसे अब हम अमेरिका कहते हैं, भूल के पहुंच गए थे अमेरिका में। तो अमेरिका तक जब भूल के पहुंच गए तो ये सारी चीज़ें तब अमेरिका में फैली, और धीरे धीरे जैसे कि भूमंडलीकरण तेज होता जाए तो आज अगर हमें कोरियन फूड भी चाहिए तो हमें इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें। अब एक कहानी है आयरलैंड की, जिससे हमें आलू की या किसी भी बाहरी सामानों की, आज के टाइम में आलू टमाटर इंडिया के ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। आलू टमाटर का यूज़ डेली में है और इसे हम अपने खाद्य पदार्थ से नहीं निकाल सकते, जैसे कि दालों का है। तो आयरलैंड में क्या हुआ था, जो गरीब काश्तकार लोग थे वो आलू पर ऐसे निर्भर थे कि 1840 के दशक में जब आलू की जो खेती है वो ख़राब हो गई, फसल ख़राब हो गई किन्हीं कारणों से, तो लाखों लोग मर गए थे। यानी कि इतने बड़े लेवल पे लोग निर्भर हुआ करते थे आलू पे उस टाइम पे। ये आयरलैंड की कहानी, इंडिया से नहीं है, और इसी को बोलते हैं आयरिश फरमाइन। तो आयरिश फरमाइन करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत इजी छोटी सी कहानी है। अब इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, पहला तो रेशम मार्ग और दूसरा ये खाद्य पदार्थों का आना। अब तीसरी चीज़ें देख लेते हैं। जो रेशम मार्ग खोजा गया था वो 16वीं शताब्दी में खोजा गया था। तो 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली, जिन्हें हम इंग्लिश में पोर्टुगीज़ कहते हैं, और स्पेनिश लोग अब धीरे धीरे इन मार्गों से इनके विजय का जो सिलसिला था, सेनाओं की विजय का सिलसिला, वो चालू हो गया। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाने का सोचा। जैसे कि अब अमेरिका की खोज हो चुकी थी। अमेरिका उस टाइम तक बहुत पीछे का इलाका था। आज अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति हो गई है, लेकिन उस टाइम उसे बाहरी चीज़ों के बारे में कम नॉलेज थी। तो इसलिए इन्होंने उसे उपनिवेश बनाने की शुरुआत की। कब? 16वीं शताब्दी, सदी के मध्य में, नॉट शताब्दी, सदी के मध्य में, क्योंकि बहुत आकर्षक जगह थी अमेरिका में। जैसे एक टाइम पे भारत था सोने की चिड़िया, उतनी ही चीज़ें वहाँ पर भी थीं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, इसलिए ये लोग उधर की तरफ मुड़े। अब उनका हथियार क्या होता था जिससे वो अमेरिका को जीत पाए? अब वो हथियार डायरेक्ट नहीं यूज़ करते थे, ना ही बंदूकें, ना ही कुछ। उनका हथियार होता था जैसे कि चेचक। अब चेचक कैसे? क्योंकि अमेरिका जो था वो पूरी तरह से कटा हुआ था। तो चेचक एक बार एक इंसान को हो जाए तो दूसरी बार होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो यहाँ के लोग थे उनमें तो इसकी प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो गया था, लेकिन कहाँ नहीं हुआ था? अमेरिका के लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ पे चेचक बहुत तेज़ी से फैला, और चूँकि अमेरिका लाखों वर्ष से दुनिया से अलग होने के कारण उनमें ऐसी प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, और स्पेनिश अफसरों में चेचक होने के कारण वहाँ पे फैल गया अमेरिका में, और उससे बहुत पूरी समुदाय उसके ख़त्म हो गए। यूरोप से भागकर लोग अमेरिका जाने लगे। बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि भी थी, बहुत ज़्यादा खनिज भी थे, तो दोनों ही तरह से आकर्षण का केंद्र था। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में लगाकर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन
अफ्रीका क्योंकि पहले से ही उपनिवेश था, तो अफ्रीका से लोगों को लाते अमेरिका में और कपास और चीनी का उत्पादन करके यूरोप के लिए उन मालों को तैयार करते हैं। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक हमने चीन और भारत के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। दुनिया की सबसे अमीर देशों में आता था, बट चीन को और भारत को उपनिवेश जैसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने में अपना व्यापार केवल बढ़ाता था, बट इन सारी चीज़ों के जैसे कि यूरोप, हर जगह जाकर कब्जा, ये सारी नीतियाँ चीन और भारत की नहीं थी। अब एक तरफ यूरोप में महामारियाँ, गरीबी, धार्मिक मतभेद होने के बावजूद वो जो अपना फैलाव कर रहा था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, चीन ने खुद को काट लिया, सबसे अलग कर दिया। उसे अपनी कुछ नीतियों के कारण क्या किया, चीनी क्रांति के बाद से उसने खुद को अलग कैसे किया, अपना आयात निर्यात ख़त्म कर दिया, लगभग धीरे धीरे कम करता चला गया। तो इससे चीन अलग हो गया। अब जो रेशम मार्ग का जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ज़्यादा चीन के वजह से था, चीन बहुत ज़्यादा उसकी वजह से था। तो अब भारत भी उसकी वजह से पीछे हो गया, क्योंकि चीन ने अपना व्यापार बंद कर दिया और भारत और चीन का व्यापार लगभग साथ में हुआ करता था यूरोपीय देशों से। दो मेन देश थे, अब एक हट गया तो एक की पावर अपने आप ही कम हो गई। इस वजह से चीन क्या हो गया, घटता चला गया और उसकी जगह अमेरिका बढ़ता चला गया। यूरोप ही उसको लूट रहे थे, यूरोप का ही फ़ायदा था, बट अमेरिका बढ़ता चला गया। अब इसके बाद यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हो गया, क्योंकि अमेरिका को पूरा कब्जा यूरोप ने कर रखा था, तो सबसे बड़ा केंद्र यूरोप हो गया। जबकि पहले कौन सा था व्यापारिक केंद्र, तो पहले चीन हुआ करता था, लेकिन चीन को कटने के कारण ऐसा हो गया कि यूरोप बन गया सबसे बड़ा केंद्र। सो आई होप पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो जो 4 टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, इजी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 बार वीडियो देखोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।